अभी आपको एक बड़ी न्यूज दूं, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम। यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। और ये तभी होगा, कह लें कि हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना माइंड बना लिया है और कह लें कि उनकी ही हुकूमत हमें वापस आती हुई दिखाई देगी। बीजेपी जो हैं वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, हम आएंगे आएंगे, और हमारे वज़ीर साहब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक जो है ना मुहिम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे। यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे हम पीछे नजर आए, लोगों को उन्हें नजर आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे। हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे। हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे, चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे। इंसान स्ट्रॉन्ग होता है जब अपने लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आज इंडिया देखे, मैं हमेशा वीडियोस में कहता होता था मैडम कि इंडियन लोग तो गैरतमंद हैं ही, लेकिन उनके वजीर आजम का बहुत बड़ा किरदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखें, जब आपका घर का बड़ा गैरतमंद होगा ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद गैरतमंद बनते जाएंगे। गैरतमंदी क्या होती है कि हमारा वजीर आजम किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर आज़म मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं यार भिखारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और भारतीय वज़ीर आज़म जो दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने जो है ना, इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है। टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है। कि 1930 तक इंडिया सुपर पावर बन जाएगी पूरी दुनिया में। अगर नाना भी बनी फिर भी दूसरे या तीसरे पोजीशन पे आ सकती है। उसके अलावा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे एक नक्शा लगाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि हम अखंड हिंदुस्तान बनाएंगे। अखंड हिंदुस्तान में अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान का भी सारा हिस्सा आता है। अब हम कश्मीर का राग गलाप रहे कि भाई कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया है, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, KPK को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेज़े करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। उनका क्या जाता है, एक ही आटे काफी है। अमल वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। सच में? बिल्कुल बिखर जाएगा। आपको लगता है कि हमारी फौज डिफेंड कर सकती है हमें? सवाल बहुत बड़ा है वैसे। बहुत बड़ा सवाल है, अपने नाज़रीन से पूछना चाहेंगे। अगर हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो, क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात। अकबर हमारे साथ मौजूद है। इंडिया ने जो बात की थी कि हम घर में घुस के मारते हैं, और मोदी साहब की जो बात थी वो पूरी होगी, और वो एक दफ़ा फिर से 140 करोड़ इंडियंस के हीरो बन गए हैं और पाकिस्तान के सिटीज़ को टारगेट किया गया। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज तक जितनी भी झड़पें हुई हैं, जितने भी अटैक हुआ, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला था जो इंडिया ने पाकिस्तान पे किया। पता था कि इंडिया अटैक करेगा। उसके बाद 9 सिटीज़ कैसे हिट होगी और इंडिया ने अपने सारे के सारे टारगेट अचीव कैसे कर लिए। हीरो हमेशा हीरो रहता है। हाँ। ठीक है, मोदी ने अब साबित कर दिया कि वो हीरो है। अच्छा, इस तरह साबित कर दिया है, चाहे हमारे लाख उससे इख्तलाफात हैं, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर कुछ भी है, मगर जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। हाँ। उसने कहा था मैं घर के घुस के मारूंगा, तो इन्होंने अपने घर को क्यों नहीं महफूज किया, क्यों नहीं अपने घर को सेफ रखा। 24 मिसाइल दागे हैं उन्होंने और 24 के 24 टारगेट पे लगे हैं। कोई एक को भी तो आप रास्ते में रोक सकते थे ना। है बेटी कि पाकिस्तानी मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो, ये पेड मीडिया है, इनको कोई आज़ाद मीडिया नहीं है। ये मीडिया कहना, मीडिया सहाफ़ी का जो पेशा है, अगर ये अपने पेशे पे हो तो ये औलिया से अबतर है। अगर ये पेड बन जाए तो ये एक वैशा से गिरा हुआ है। जो कशीदगी आप जंग की कर रहे हैं, हम तो 70 साल से ये भुगत रहे हैं। हम तो जंग में हैं 70 साल से, तकसीम के बाद हम जंग में हैं। कभी हमारी भूख से जंग है, कभी बीमारी से जंग है, हमारी अफलास से जंग है। हम तो जंग में हैं, हालात जंग में हैं, हम जंग ज़दा लोग हैं। हम जो हैं दोनों भाई हैं। इंडिया हमारा हिस्सा है, हम इंडिया का हिस्सा हैं। हम एक ही सकाफत के दो हिस्से हैं। ये जो लोग हैं आपस में एक भाई से दूसरे भाई की जान ले रहे हैं। इंडिया की तरफ से फायरिंग होती है तो एक भाई गिरता है, दूसरी तरफ फायरिंग होती है तो दूसरा गिरता है।
असल हकायक ये हैं, महंगाई, करप्शन, बेरोज़गारी, इनसे तवज्जो हटाने के लिए एक मंसूबा जानबूझ के किया जाता है कि जंग का बहाना बनाया जाता है। मैं आपको दानिस्ता और रिटर्न कहने को तैयार हूँ, कोई जंग नहीं होगी, ना जंग होगी। ये चंद दिन की गहमा गहमी होगी। मसूद अजहर के घर का कहा, ये सब ड्रामा है। जैसे उसामा बिन लादेन का कहा, उसामा बिन लादेन तो कई साल पहले मर चुका था, फिर उसको ज़िंदा कर दिया। ये ऐसे होते रहे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और हमारे जो मीडिया हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। हमारे जो एंकर हैं, सीनियर लोग हैं, अल्लाह उनको अक्ल शऊर दे, कुछ इतना शऊर दे कि सच बोलने की सकत रखे। सच की तो यहाँ पर वही बात हो रही है। आपने कहा कि ठीक है, दोनों मीडिया पेड नजर आते हैं, सिविलियंस का क्या कसूर है इसके अंदर? अगर हम लोग बहावलपुर की बात करें तो कैजुअलिटीज़ आपके सामने थी, लोग मरे, बच्चे शहीद हो गए हैं। अगर हम लोग उनके कश्मीर की पूंछ की बात करें तो वहाँ पर भी कैजुअलिटीज़ हैं। सिविलियंस बहुत बुरी तरह से इस चीज़ के अंदर कह लें कि हमें इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंग आपकी मिसाइल की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो है ना 4 कंपनियों पे पाबंदी लग गई मिसाइलों की वजह से। अब मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान ने तो उससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हिंदुस्तान भिखारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। देखिए अमेरिका होता कौन है पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने वाला? लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है वो सिर्फ पाकिस्तान तैयारी नहीं कर रहा बनाने की, दुनिया की पता नहीं कौन कौन सी कंट्री ने लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए और बना के दिखाए हैं। ना उन पे कोई पाबंदी लगी है, ना कुछ हुआ है। सिर्फ हमें ब्लैकमेल क्यों कर दिया जाता है? आप जो है ना ईरान से वो गैस नहीं ले सकते, आप लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बना सकते हैं। देखिए हिंदुस्तान ने इतने बड़े लेवल के लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए और अभी वो जदीद टेक्नोलॉजी के मिसाइलों के ऊपर काम कर रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी नस्ल का वो मिसाइल बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ देख भी ले या उससे कोई बात भी कर ले।